शाह ऑडिटोरियम में। और दिल्ली में तापमान जो है ना, जो पारा, वो लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन देश में राजनीति का पारा चरम पर दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे वजह भी है। वजह ये कि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, 2 चरणों में ये चुनाव होंगे, और दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं। और सिलसिला सिर्फ यहीं तक नहीं थम जाता है। जो ये ताल ठोकी जा रही है, जो ये मुद्दे, गारंटी, वादे, कस्में जो उठाई जा रही हैं, वो सिर्फ गुजरात या दिल्ली के लिए नहीं। 16 महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो उसके लिए भी कोई भारत जोड़ने के लिए निकल पड़ा है, कोई वोट तोड़ने के लिए भी मैदान में डटा हुआ है। तो ऐसे में आज मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। तो अरविंद, केम छो पूछूं या कहूं कि कैसे हैं आप? यहां से शुरू करूं? मजा में, बहुत अच्छा हूं। नहीं, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि दिल्ली टू गुजरात आप लगातार वो कृष्ण का अवतार धारण करते हुए दिखाई देते हैं। कभी दिल्ली में बैठे हैं तो कभी गुजरात में पाए जाते हैं। दिल्ली का भी देख रहे हैं, दिल्ली का राज्य भी संभाल रहे हैं, शासन भी संभाल रहे हैं, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव का भी प्रचार कर रहे हैं, गुजरात में भी प्रचार कर रहे हैं। और रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर भी बने हुए हैं। आपको ध्यान होगा 2020 में एक ऐसा ही हमने टाउन हॉल किया था, और उस वक्त एक फिल्म आई थी रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। और मैंने तब भी पूछा था अरविंद से कि चुनाव आते ही आप फ्री में ले जा, फ्री में बिजली दूंगा जी, शिक्षा दूंगा जी, इलाज कराऊंगा जी, बहनों को ये दूंगा जी, आप सेल्समैन क्यों बन जाते हैं? ये तो अच्छी चीज है। लोगों का इलाज कराना किसी भी जिम्मेदार सरकार का काम है, पुण्य का काम है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना राष्ट्र निर्माण का काम है। इतनी महंगाई के अंदर लोगों को बिजली फ्री देके थोड़ा सा उनको राहत पहुंचाना पुण्य का काम है। तो हम तो पुण्य के काम कर रहे हैं, हम तो वही सारे काम कर रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक अच्छे शासन को करने चाहिए, वही सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 16 जुलाई से उन्होंने शुरुआत की। एक विमर्श चला है देश में कि देखिए, जन कल्याण तो होना चाहिए, पर जन कल्याण के नाम पर जो ये रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, ये देश की विकास की राह में रोड़ा है और बाधा है। रेवड़ी तो सारे बांटते हैं, प्रधानमंत्री जी भी बांटते हैं और हम भी बांटते हैं। प्रधानमंत्री जी अमीरों को रेवड़ी देते हैं, मैं जनता में रेवड़ी बांटता हूं। जैसे हमारे देश के कुछ अरबपति खरबपति हैं, बहुत अमीर लोग हैं, उन्होंने बैंकों से कर्जे लिए हजारों करोड़ के। जब कर्जे वापस करने की बात आई तो उनकी नीयत खराब हो गई कि कर्जे वापस नहीं करने, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गए कि हमारे कर्जे माफ कर दो। प्रधानमंत्री जी ने किसी के 10,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, किसी का 15,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, किसी का 7,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। ऐसे सारा मिला के उन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए अमीरों के। 10,09,951 करोड़ आरबीआई ने ये जानकारी, आरबीआई ने दी है। तो ये तो रेवड़ी है, फ्री की रेवड़ी है ये। उन्होंने ये अरबपति दोस्तों को दे दी रेवड़ी, अमीरों को दे दी। मैं देश की जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना चाहता हूं, बताइए इसमें क्या गलत है? मैं लोगों को कहता हूं तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाऊंगा, अच्छे स्कूल बना के उसमें अच्छी शिक्षा दूंगा, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य दूंगा, आपके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, व्यापारी ये बनाऊंगा। ये तो राष्ट्र निर्माण का काम है। पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? मैं मनमोहन सिंह के बयान को यहां पर दोहरा रहा हूं। पैसे पेड़ पे नहीं उगते। एक ही चीज जैसे ये लोग कहते हैं कि केजरीवाल जो फ्री की रेवड़ी दे रहा है उससे अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। गुजरात में 27 साल में इन्होंने फ्री में कुछ नहीं दिया, उसके बावजूद गुजरात के ऊपर 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया। कैसे चढ़ गया? तो फ्री में सुविधाएं देने से कर्जा नहीं चढ़ता, फ्री में सुविधाएं देने से अर्थव्यवस्था खराब नहीं होती। लूटने से और भ्रष्टाचार करने से और सरकारी खजाने पे डाका डालने से, भ्रष्टाचार करने से, उससे व्यवस्था खराब होती है। वहां पे अभी मैं गुजरात में गया, मेरे को कुछ लोगों ने बताया उनके यहां एक एमएलए है,
चुनाव के पहले वो 2,000 रुपए महीने की किसी दुकान में नौकरी करता था, आज 20,000 करोड़ का मालिक है। इससे अर्थव्यवस्था खराब होती है। लोगों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में देने से अर्थव्यवस्था खराब नहीं होती। एक और एमएलए है, उसने 4 एकड़ जमीन थी उसकी चुनाव के पहले, अब 1,000 एकड़ का मालिक है। भ्रष्टाचार के ऊपर ये बात नहीं करते। भ्रष्टाचार से, अमीरों के लोन कर्जे माफ करने से, इससे अर्थव्यवस्था खराब होती है। लोगों को बिजली माफ करने से, स्कूल बनाने से, अस्पताल बनाने से, ये तो 75 साल पहले हो जाना चाहिए था। केजरीवाल की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। आज आजादी के 75 साल के बाद ये काम हो रहे हैं। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। यहां पर तो एक लंबी फेरिस्त, वो नेवर एंडिंग एक सीरीज शुरू हो गई है कि शराब घोटाला, जल घोटाला, बस घोटाला, बीजेपी की मनोहर कहानी है। क्लासरूम घोटाला, बीजेपी की मनोहर। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। यही कारण है, आपने जो सवाल पूछा, मैं छाती चौड़ी करके कहता हूं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, और मैं चैलेंज करता हूं हमारे देश की राजनीति में कोई नेता खड़ा होकर यह कह दे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। इससे इनको तकलीफ हो रही है, तो ये रोज मेरे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं। पिछले 7 साल से संदीप जी, आप देखिए, जब से सरकार बनी है, इन्होंने कोई चीज छोड़ी जिसकी जांच नहीं कराई। सब चीजों की एक शुंगलू कमेटी बनाई थी, वहां मेरी 400 फाइलें मंगा के चेकिंग करी इन्होंने 2016 में, सारी चेकिंग कर ली। रोज एक नया घोटाला, एक भी घोटाला कोई कोर्ट में साबित हुआ नहीं हुआ। हमारे एमएलए के ऊपर 167 केस लगा रखे हैं इन्होंने, 167, उनमें से 135 में बरी हो गए, और जो बरी हुए, कोर्ट ने इतने गंदे ऑर्डर इनके खिलाफ पास किए कि क्या केस लेके आए हो। एक भी केस साबित नहीं हुआ, बस कीचड़ फेंकते हैं। केजरीवाल को, उन्हें यह साबित करना है कि नहीं, ये जो कह रहा कट्टर ईमानदार है ये है नहीं, लेकिन जनता देख रही है, जनता देखती है। पुराना फ्रेज है। अच्छा, एक और चीज है। हाँ, बोलिए ना। मनीष सिसोदिया को कहते हैं भ्रष्ट है। मनीष सिसोदिया के ऊपर पहली बात तो इन्होंने सारी रेड कर ली, कहते हैं 10,000 करोड़ कमा लिए मनीष सिसोदिया ने। इन्होंने सीबीआई की रेड कर ली उसके ऊपर, ईडी की रेड कर ली उसके ऊपर, सारी रेड कर ली उसके ऊपर, उसके घर से कुछ नहीं मिला। वो शख्स पिछले 7 साल से रोज सवेरे 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाता है। रोज सवेरे 3 या 4 सरकारी स्कूलों का दौरा करके आता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है। कौन सा भ्रष्ट शख्स है इस दुनिया के अंदर जो सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों के दौरे करता है? पर अरविंद, वो अंग्रेजी का एक पुराना फ्रेज है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आप मुख्यमंत्री हैं, विभाग आपके पास कोई नहीं है, और आपके मंत्री सत्येंद्र जैन 6 महीने से जेल में है ना, वो भी झूठे केस में। 1 मिनट सुनिए तो। मनीष सिसोदिया के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। लाभ के पद पर जैस्मीन शाह बैठे थे, अब वो ताले लगा दिए एलजी के आदेश पर उनके दफ्तर में। आप कहते हैं कि नहीं, मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है। आप भगत सिंह, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, इनके, चंद्रशेखर आजाद, इनके नाम ले आते हैं। ये तो देश की आजादी की लड़ाई में जेल में गए थे, ये लोग भ्रष्टाचार के चलते जेल में जा रहे हैं। ये कंपैरिजन कहां से? दोनों में भगत सिंह के ऊपर भी अंग्रेजों ने इसी तरह से देशद्रोह के और न जाने किस किस चीज के मामले लगाए थे, झूठे फर्जी केस लगाए थे, और भगत सिंह को अंत में फांसी पे चढ़ा दिया गया था। वो देश को आजाद कराने के लिए लड़े थे। ये आजादी की दूसरी लड़ाई चल रही है। इतने बड़ी भ्रष्टाचारी, अहंकारी और डिक्टेटोरियल सत्ता आज हमारे देश के अंदर है। जैसे मैंने कहा, आपने खुद ही बताया, 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे इन्होंने माफ किए, तो फ्री में तो माफ करे नहीं, तो कुछ ना कुछ तो पैसा लिया होगा। इनकी इंक्वायरी कौन कराएगा? तो जब इनके मुद्दे ना उठे, केजरीवाल कट्टर ईमानदार कहता है, तो हमारे सारे लोगों पे इंक्वायरी कराते हैं, सबके ऊपर कीचड़ फेंकते हैं। साबित अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमने कहा कराओ इंक्वायरी, हमें तो डर नहीं लगता, कराओ और इंक्वायरी कराओ, हमें इंक्वायरी से डर नहीं लगता। लेकिन जो शख्स देश के बच्चों को एक उम्मीद देता है, 18 करोड़ बच्चे हमारे देश के 10.5 लाख सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का काया पलट करके इस देश के 18 करोड़ बच्चों को एक उम्मीद दी है। वो भगत सिंह नहीं है तो और क्या है? सतिंदर जैन अभी जेल में है। सतिंदर जैन ने मोहल्ला क्लिनिक दिए हैं, जिसको यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने आके कहा कि ऐसे मोहल्ला क्लिनिक पूरी दुनिया में बनने चाहिए। दिस इज अ वेरी, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक दिए। उन्होंने
पूरी दिल्ली को, जब वो मेरे पास मसौदा लेके आए कि पूरी दिल्ली को हर आदमी को फ्री में इलाज दिया जा सकता है इतने से बजट में, शानदार खाका था। हमने पूरी दिल्ली में सबका इलाज मुफ्त कर दिया, फ्री कर दिया, सबका इलाज फ्री है दिल्ली के अंदर, चाहे अमीर हो चाहे सरकारी अस्पताल में जाओ, सब फ्री है। उस शख्स ने दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली दे दी। दुनिया में पहली बार मॉडल है कि 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। उसको उन्होंने एक फर्जी केस के अंदर जेल में डाला हुआ है। अगर आप कहेंगे मैं केस भी बता दूंगा, लेकिन वो एक अलग हवाला का मामला है, कोलकाता हवाला का सारा झूठा केस है। नहीं, वो तो अदालत कहते हैं, वो अदालत तय करेगी, लेकिन आज तक ये, जैसा मैंने बताया, एक भी केस अदालत में साबित नहीं कर पाए। 167 में से 135 केस में बरी हो गए, बाकी में भी हो जाएंगे। आपने फ्री का इलाज करवा रहे हैं, सत्येंद्र जैन ये कहा, फ्री में मसाज भी करवा रहे हैं, घर का खाना भी खा रहे हैं, सब झूठे। अमित शाह कहते हैं कि ये तो भारतीय आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, एक मंत्री 6 महीने से जेल में है और उससे इस्तीफा नहीं ले रहे। संदीप जी, मैं आपको बताता हूं, अमित शाह जी 2010 में साबरमती जेल में थे। उनको कौन कौन सी वीआईपी सुविधाएं मिली थी उसकी एक लिस्ट सभी टीवी चैनल वाले दोनों कंपेयर करें। सत्येंद्र जैन को क्या मिल रहा है और अमित शाह को क्या। अमित शाह के लिए एक स्पेशल डीलक्स जेल बनाई गई थी, स्पेशल जेल। दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी कैदी के लिए स्पेशल जेल बनाई गई हो। उनके लिए स्पेशल खाना बनता था, स्पेशल खाना आता था। उनको डेली पूरा पॉलिटिकल मीटिंग्स अलाउड थी, कोई भी आ जा सकता था उनके पास, जेल में मीटिंग्स करते थे, वहां से काम करते थे वो सारा। सीबीआई की चार्जशीट में है। तो एक टेबल बना दीजिए, सत्येंद्र जैन को क्या मिल रहा है और अमित शाह को क्या मिला था, जनता तय कर लेगी। दूसरी चीज, सत्येंद्र जैन को जो भी मिल रहा है वो सही है कि गलत है, ये तो कोर्ट तय करेगा। ईडी ने कोर्ट में कहा कि ये सुविधाएं मिल रही है, कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर करने से मना कर दिया। इसका मतलब जो कुछ भी सत्येंद्र जैन को मिल रहा है वो जेल मैनुअल के हिसाब से मिल रहा है। ये टीवी चैनल डिसाइड नहीं कर सकते, ये बीजेपी डिसाइड नहीं कर सकती। पर आप गोल पोस्ट को शिफ्ट कर देते हैं क्या? शराब घोटाला आता है, उजागर होता है, तो आप कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में देखिए मनीष सिसोदिया को कवर पर छापा, हमारे शिक्षा का जो मॉडल है उसकी वाहवाही हो रही है पूरी दुनिया में। आप शिक्षा पर ले जाते हैं, शराब की बात को आप कहीं मैंने गोल कर जाते हैं। जवाब दे तो दिया भाई। वो कह रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए लेके मनीष सिसोदिया ने खा लिए, तो वो कहीं तो होंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कोई कैश होगा। जिस आदमी ने 10,000 करोड़ खा लिए उसके घर में करोड़ 2 करोड़ तो यूं ही पड़े रहते हैं। उसका सीबीआई गई, सीबीआई ने सारे गद्दे फाड़ के देख लिए, दीवारें तोड़ के देख ली, कुछ नहीं मिला उनके यहाँ। तो ये यकायक इतने घोटाले कैसे उजागर होने लगे? आप मेरे को 24 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई दे दो, देखो आधे से ज्यादा बीजेपी के नेता जेल में ना हो। तो झूठे केस करते हैं ये लोग, झूठे केस करते हैं। यहां पर तो अब ये कह रहे हैं मनोज तिवारी, वो बड़े चिंतित हैं आपकी जान को लेकर, आपकी सुरक्षा को लेकर, कि नहीं जी इतने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को पैसे देकर वो टिकट खरीदने पर मजबूर हो रहे हैं, कहीं मार पिटाई का माहौल चल रहा है, अरविंद केजरीवाल की जान को लेकर मैं बड़ा चिंतित हूं। ये मनोज तिवारी ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। देखिए ये लोगों का तो 24 घंटे भगवान से मनाते हैं कि केजरीवाल से कैसे छुटकारा मिले हम लोगों को। 24 घंटे भगवान से यही मनाते हैं, लेकिन एक कहावत है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो इनकी मर्जी से तो मेरी जिंदगी नहीं है और इनकी मर्जी से मेरी मौत नहीं है। मेरी मौत और मेरी जिंदगी तो इन लकीरों के ऊपर है जो ऊपर वाले ने लिख के भेजी है। आप ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, आप आईआईटी खड़गपुर के पास आउट, रेवेन्यू सर्विसेज में रहे हुए, पूरा आप अर्थव्यवस्था समझते हैं, तौर तरीके समझते हैं। आप ये कह देते हैं कि रुपए पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर लग जाएगी तो रुपया मजबूत हो जाएगा। ये मतलब नया अर्थशास्त्र आप इजाद कर रहे हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने आईआईटी के पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग हैं, 90-95% लोग आप देखेंगे कि आस्तिक लोग हैं, एक स्पिरिचुअल फोर्स में बिलीव करते हैं, भगवान में यकीन रखते हैं कि कोई भगवान है और भगवान का आशीर्वाद भी मायने रखता है। तो हम सब लोग मेहनत करें, मेहनत करनी चाहिए, सबको मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मेहनत का फल हम देखते हैं तभी आता है जब ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। कई बार हम मेहनत पे मेहनत करते रहते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, तो फिर हम भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं और कहते हैं हे प्रभु मेरी मेहनत का फल मिले। वही मेरा मकसद था कि हमारा देश जो है वो बहुत बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है
व्यापारी मेहनत कर रहे हैं, किसान मेहनत कर रहे हैं, मजदूर मेहनत कर रहे हैं, इंजीनियर मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देश आगे नहीं बढ़ रहा। तो मेरा ये कहना था कि भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए अगर हम अपने रुपए के ऊपर, लक्ष्मी जी को वेल्थ की देवी माना गया है, तो अगर उन पे रुपए के ऊपर उनकी तस्वीर छपे तो ये एक तरह से आशीर्वाद मिलेगा उन लोगों को। ये आकर्षक आइडिया तो लगता है। आपने एक लंबी फेहरिस्त गिनवाई जो मुद्दे हैं दरअसल, और हम एक संकट, संक्रमण काल, आफत आपातकाल से भी गुजरे, तो महंगाई वो 9 महीने हो गए हैं 6% की लक्ष्मण रेखा को लगातार लांघ रही है। बेरोजगारी दर जो है वो 8.5-9% पर है। युवाओं में जबरदस्त परेशानी है इस बात को लेकर। डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, 14 से 25 साल के जो हमारे युवा हैं, जो सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं उनके एम्प्लॉयमेंट में, वहां जो एम्प्लॉयमेंट की दर है वो आधे में आ गई है। 27 रुपए प्रतिदिन एक किसान कमा रहा है। तो ये जो असल मुद्दे हैं, इन मुद्दों को तमाम राजनीतिक जमात, जिसमें मैं आपको भी शामिल कर रहा हूं, ये आकर्षक आइडियाज की भगवान जी की मूर्ति की तस्वीर लगा दो रुपए पर, असल मुद्दों का क्या हल नहीं है, या असल मुद्दे उठाकर चुनावी फायदा नहीं मिलता है, वोट नहीं मिलते हैं? क्या ये कड़वी हकीकत है? नहीं, हमने सारे मुद्दे उठाए हैं, हमने सारे मुद्दों का समाधान भी दिया है। जो आप अभी महंगाई दर बता रहे हैं कि 6% से ज्यादा है, दिल्ली में 3% से भी कम है। कल या परसों डेटा आया केंद्र सरकार का, सबसे कम महंगाई पूरे देश में दिल्ली के अंदर है। वो जो भी हमने कदम उठाए, ढेर सारे कदम उठाए, उन कदमों का नतीजा है कि दिल्ली के अंदर महंगाई सबसे कम है। जब मैं गुजरात जाता हूं, जब मैं पंजाब चुनाव के दौरान गया, वहां पे सबसे बड़ा इशू आज गुजरात में महंगाई और बेरोजगारी है। और मैंने स्पेसिफिक सुझाव दिए जिसकी वजह से लोगों को पसंद आ रहा है कि मैं तुम्हारे घर का भाई बनके, घर का मेंबर बनके आपकी महंगाई दूर करूंगा। 1 मार्च से हमारी सरकार बनेगी तो 1 मार्च से गुजरात के अंदर लोगों को फ्री और 24 घंटे बिजली मिलनी चालू होगी। फ्री बिजली मिलेगी तो हर घर में 3,000-4,000 रुपए बचने चालू होंगे। हर घर को हम दिल्ली के जैसे शानदार स्कूल बनाएंगे, लोगों को फ्री शिक्षा मिलनी चालू होगी। एक घर में अगर 3 बच्चे हैं तो लगभग 10,000 रुपए महीना उनके बच्चों की शिक्षा का बचना चालू होगा। हम लोगों का दिल्ली के जैसे फ्री इलाज कराते हैं, वहां पे भी फ्री इलाज कराएंगे, शानदार अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर घर में 5-7 हजार रुपए महीना तो दवाइयों का खर्चा आ ही जाता है। ये सारा मिला मिलो के 25-30 हजार रुपए महीना हर परिवार को गुजरात के अंदर फायदा होने वाला है। दिल्ली वालों को ऑलरेडी फायदा हो रहा है। फ्री लोडर्स बना देंगे आप सोसाइटी। एक मिनट, तो मेरा ये कहना है कि जो महंगाई है, महंगाई से लोगों को लगता है कि केजरीवाल ही अकेला आदमी है जो कि स्पेसिफिक बातें कर रहा है जिससे लोगों को महंगाई से थोड़ा राहत मिलेगी। उसी तरह से बेरोजगारी है। दिल्ली में हम लोगों ने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार तैयार किए। ये वेबसाइट के ऊपर सारा डेटा है हम लोगों ने। तो रोजगार तैयार करने भी आते हैं और रोजगार तैयार करने की नीयत भी है। तो लोगों को लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई की बातें तो केवल यही पार्टी कर रही है। मैं गुजरात जाता हूं, वहां मैं कहता हूं मैं तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाऊंगा, उनको अच्छा भविष्य दूंगा। लोगों को लगता है यार ये पहली बार राजनीति में ये कौन आदमी आया है। अभी तक तो तू मैं होती थी राजनीति में। भाजपा ने आपके ऊपर ये आरोप लगा दिया, आपको क्या कहना है, ये उसको गाली देता था। ये स्कूल किसी ने 75 साल में जनता में जाके बोला कि मैं तुम्हारे बच्चों के स्कूल बना दूंगा इसलिए मेरे को वोट दो। किसी ने जनता में जाके बोला मैं तुम्हारे परिवार के लिए अस्पताल बनाऊंगा, फ्री में इलाज कराऊंगा इसलिए मेरे को वोट दो। किसी ने नहीं बोला। ये जनता को बहुत पसंद आ रहा है, एक नई किस्म की राजनीति। जब आप नए किस्म की राजनीति की बात करते हैं, कॉपी पेस्ट भी बहुत होने लगा है। ये जो फ्री में आप दे रहे हैं, आप उसे जन कल्याण मानते हैं, वेलफेयर स्टेट है, हम संवैधानिक पोजीशन है हमारी। पर मद्रास हाईकोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन भी थी कि आप लोगों को आलसी बना देते हैं क्या, कि ये तो दे देंगे, एक वोट हम देंगे, अपना घर में बैठेंगे निफराम। मुझे लगता है ये जो एक माहौल बनाया जाता है कि एक गरीब आदमी को 300 यूनिट बिजली फ्री दे दो तो बस फिर वो घर बैठेगा और कुछ काम नहीं करेगा। इन सारे नेताओं को 4-4 हजार यूनिट बिजली फ्री मिलती है तो ये तो सबसे आलसी होंगे इसका मतलब दुनिया में। इनको फ्री में बंगले मिलते हैं तो ये तो और आलसी होंगे। इनको फ्री में इनका इलाज होता है सारे नेताओं का तो ये तो कट्टर आलसी होंगे सारे के सारे नेता। ये
अपमान है। आप गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। कोई 300 यूनिट बिजली लेके घर थोड़ी बैठेगा यार। हर एक के सपने होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं। खासकर गरीब और मिडिल क्लास बहुत एस्पिरेशनल है, आगे बढ़ना चाहता है। अगर इतना मिल जाए, हर आदमी तरक्की चाहता है। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपकी मान लीजिए 10 लाख इनकम है, आप चाहते हैं मेरी 20 लाख हो, आप चाहते हैं मैं चैनल का मालिक बनूं। हर आदमी तरक्की चाहता है। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि इतने आ गए तो फिर बस अब मैं घर बैठूंगा क्योंकि 300 यूनिट बिजली, अब मैं घर बैठूंगा। ऐसा नहीं होता है। ये जो हम दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा मैं शिक्षा दूंगा फ्री में। दुनिया के 37 देश ऐसे हैं जहां पे हर बच्चे को, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको फ्री में शिक्षा मिलती है। वो अमीर देश हैं इसलिए फ्री में शिक्षा नहीं दे रहे, वो फ्री में शिक्षा देते हैं इसलिए अमीर बने हैं। मैं भारत को अमीर बनाना चाहता हूं, मैं भारत को अमीर देश बनाना चाहता हूं। मैं हमारे देश के हर परिवार को केवल गरीबी से नहीं निकालना चाहता, हर परिवार को गरीबी से निकाल के अमीर बनाना चाहता हूं मैं इस देश के। वो कहते हैं जी ये काम नहीं करने देते जी, एमसीडी अगर जीत जाएंगे तो फिर वो आपका काम नहीं करने देते, वो बात सही है। हाँ। हर चीज में काम में टांग अड़ाते हैं। अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले एलजी साहब ने दिल्ली में योगा क्लासेस बंद कर दी। मैंने दिल्ली के लोगों के लिए शुरू किया, भाई तुम्हारे लिए मैंने दवाइयों का तो इंतजाम कर दिया, अस्पताल फ्री कर दिए, सब कुछ, लेकिन बीमारी क्यों पड़े? तो मैंने दिल्ली के लोगों के लिए फ्री योगा क्लासेस शुरू की पूरी दिल्ली में कि योग करो, योग करने से आदमी स्वस्थ रहता है, बीमारी कम लगती है। 17,000 लोग पिछले 1 साल से योग कर रहे थे फ्री में। रोज सुबह आते थे, महिलाएं आती थी, बच्चे आते थे, युवा आते थे, बुजुर्ग आते थे, और कई लोगों को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस थे, उनका बड़ा अच्छा इलाज हो रहा था। पिछले महीने एलजी साहब ने फाइल मंगा के योगा क्लासेस दिल्ली की बंद करा दी। इसमें अब 2 मुद्दे हैं। योगा क्लासेस कौन बंद कराता है यार? पाप लगता है योगा क्लासेस बंद कराने से। मतलब राजनीति करनी है तो कहीं और कर लो, कम से कम लोगों के स्वास्थ्य के साथ तो राजनीति मत करो। दूसरी चीज आप ये बताइए, अगर एक मुख्यमंत्री योगा क्लासेस नहीं करा सकता अपने लोगों के लिए, फिर ये काहे का जनतंत्र है यार? इसी के लिए भगत सिंह फांसी पे चढ़े थे क्या? एक दिन अंग्रेज चले जाएंगे और एक औरंगजेब आके बैठेगा दिल्ली के ऊपर, कहेगा अब दिल्ली मेरी सल्तनत है। पर ये तो आपको मालूम था ना राजनीति में जब आए कि कौसा स्टेट है। फिर भी काम, मैं यही कह आ रहा हूं उस पर। हाँ। ये इतनी अड़चने आते हैं, उसके बावजूद 7 साल में इतने काम करके दिखा दिया हमने। इस सब के बावजूद तो फर्ज करो एमसीडी जीत जाते हैं तो फिर वो अड़चने खत्म हो जाएंगी काफी हद तक। 1 मिनट। एलजी साहब, पिछले वाले जो एलजी थे, 2.5 साल तक सीसीटीवी कैमरे की फाइल लेके बैठे रहे। मैं, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय, आपको याद होगा, उनके ड्राइंग रूम में धरना दिया 10 दिन के लिए और सीसीटीवी कैमरों की फाइल साइन करा के लाए। 2 साल तक मोहल्ला क्लिनिक की फाइलें लेके बैठे रहे। तो काम तो हम सारे करा लेते हैं इनसे, जितनी मर्जी अड़चन अड़ा लें। दिल्ली वालों को मैं ये कहना चाहता हूं, ये मैं कभी बहाना नहीं मारूंगा जैसे ये मारते हैं, इसने पैसा नहीं दिया, उसने पैसा नहीं। जो मर्जी हो, आप लोगों के लिए जान हाजिर है केजरीवाल की, आपके सारे काम मैं करा के लाऊंगा। तो ये कूड़े के ढेर हट जाएंगे, मैं कराऊंगा। और मैं जनता को कहना चाहता हूं कि अब दिल्ली में हमारी सरकार है और एमसीडी में भी सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। आपके सारे काम मैं कराऊंगा। गलती से भी दूसरी पार्टी वालों का काउंसलर मत बना देना। अगर किसी दूसरी पार्टी वाले का काउंसलर बना दिया, नर्क कर देगा आपकी जिंदगी अगले 5 साल, क्योंकि वो तो लड़ेगा मेरे से, उसने काम तो करने नहीं है, काम तो हम ही कराएंगे। तो आप चाहे इस पार्टी के सपोर्टर हो चाहे उस पार्टी के सपोर्टर हो, इस चुनाव में सारे जने मिलकर आम आदमी पार्टी का काउंसलर बना लेना और सारे काम मैं कराऊंगा आपके। यही बात कुछ दूसरे अंदाज में आप गुजरात में जाकर कह रहे हैं कि केम छो, मजा में छो और कांग्रेस को वोट मत दो। गुजरात में आपका दुश्मन कौन है, बीजेपी की कांग्रेस? गुजरात में गुजरात के लोग बहुत दुखी हैं, उनको उम्मीद दे रहे हैं हम लोग। दोनों पार्टियां एक जैसी हैं, दोनों पार्टियों ने सब बात दिखा रहे हैं, उम्मीद दे रहे हैं। दिल्ली लोगों को भरोसा क्यों हो रहा है? लोग गांव-गांव के अंदर, कोने कोने के आदिवासी क्षेत्रों में भी बात फैल गई है कि यार एक केसरीवाल आया है, वो दिल्ली में बिजली फ्री करके आया, पंजाब में भी बिजली फ्री करके आया, हमारी भी कर देगा। और उसने दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। वो उन्होंने इंटरनेट के ऊपर, मैं जाता हूं ना, युवा दिखाते हैं, सर आपके स्कूलों की तस्वीरें देखी हमने इंटरनेट के ऊपर। सबको पता है कि बहुत शानदार स्कूल कर दिए, बहुत शानदार अस्पताल कर दिए। बस जो कर दिया हमने
उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ रही, लोगों को पता है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इसीलिए ये जो मर्जी बोल रहे हैं। लड़ाई किसके साथ है गुजरात में, बीजेपी या कांग्रेस? हमारी किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी नेता से लड़ाई नहीं है। मैं क्यों लड़ाई करूंगा? पर आप कह रहे हैं कांग्रेस को वोट मत देना। हमारी मकसद है गुजरात को भी अच्छा शासन मिले, गुजरात के लोगों की तकलीफें दूर हो, उनको महंगाई से और बेरोजगारी से निजात मिले। व्यापारियों के अंदर इतना डर का माहौल है, वहां पे इतना डर का माहौल है। ऐसे थोड़ी व्यापार आगे बढ़ेगा यार, कि आप डरा डरा के व्यापारियों को वसूली करते हैं। वसूली करते हैं या आपके ही उम्मीदवार खुद आपको, आपकी पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं? कौन छोड़ के गया? कांति जरीवाला चले गए। उसकी तो पूरी कहानी आप सुनेंगे ना, बड़ी सैड है। उसको किडनैप कर लिया गया, किडनैप करके और उससे जबरदस्ती उससे विड्रॉ कराया गया। मैं करना, उसको बहुत तंग कर रहे हैं, अभी भी बहुत तंग कर रहे हैं। मैं उसकी तकलीफें और बढ़ाना नहीं चाहता, और मतलब बहुत गंदा इन्होंने किया, बहुत गंदा किया इन लोगों ने। ऐसे थोड़ी जनतंत्र चलेगा, दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स को किडनैप कर लो, जबरदस्ती उनसे पर्चा वापस, नामांकन वापस करा लो। अरे हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ यार। आप शुरुआत तो पूरे गाजे बाजे के साथ करते हैं, वो हिमाचल में भी आपने किया था, बाद में उसको छोड़ दिया, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी कोई चेहरा भी नहीं दिया, या ईशुदान गढ़वी के तौर पर आपने चेहरा भी दिया। तो ये सोडा वाला, जैसे सोडा फ्लैट हो जाता है, फ्लैट तो नहीं हो जाएगी आम आदमी पार्टी गुजरात में? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहेंगे, जंग जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा। जहां जनता आशीर्वाद देगी, जहां जनता जिम्मेदारी देगी, जिम्मेदारी पूरी करेंगे। अब आप चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं देश की। आप गोवा भी गए थे, गोवा में 2 बार आप ट्राई कर चुके हैं। क्या आम आदमी पार्टी दरअसल दिल्ली पंजाब तक ही महदूद सीमित रह जाएगी? मैं 2024 के परिप्रेक्ष्य में भी अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं। पहले आप कहते थे ये केवल दिल्ली की पार्टी है, अब आप कहने लगे हैं कि ये केवल दिल्ली और पंजाब की पार्टी है। 10 दिसंबर को आप कहेंगे कि ये केवल दिल्ली, पंजाब और गुजरात की पार्टी है। तो जब आप अपने आप को अलहदा, अलग बताते हैं और राजनीतिक दलों से, और खासकर आजकल बीजेपी से, मैं कहूं कि आप में और बीजेपी में दरअसल कोई अंतर नहीं बच गया है। आप इतनी बड़ी गाली मत दीजिए। आप ऑल्टर ईगो बन गए हैं बीजेपी की। बीजेपी का भी मीडिया पर कब्जा, प्रचार प्रसार का तरीका, जिस तरह से मुद्दों को उठाना, आक्रामक होना, वो तो डाल डाल में पात पात का खेल चलता रहता है आपके और बीजेपी वाले हर मीडिया वाले को ओपनली धमकी देते हैं। केजरीवाल को दिखाया तो देख लेना, ईडी के केस कर देंगे, सीबीआई के केस कर देंगे। कितने मेरे दोस्त हैं मीडिया में जो बताते हैं, मालिक हैं, एडिटर्स हैं। मैंने कभी किसी को धमकी नहीं दी, मैं धमकी दे भी नहीं सकता। मेरे पास है क्या? मेरे पास तो ना ईडी है ना सीबीआई है। मैं किसी को आप दरअसल स्माइलिंग असैसिन हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते कर देते हैं। अपनी मुस्कुराहट से तो पूरी दुनिया का दिल जीतना ही चाहिए। मैं अपनी मुस्कुराहट से दुनिया का दिल जीतता हूं, वो डंडे से दरोगागिरी करके वो लोगों को डराते हैं सीबीआई से। तो हमने कभी मीडिया पे हम कब्जा कैसे कर सकते हैं? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जो कब्जा करेंगे। हाँ, रिश्ते अच्छे हैं सबसे, दोस्ती अच्छी है हमारी सबसे। गुजरात में शहरी इलाकों में आप मजबूत पाते हैं अपने आप को कि ग्रामीण इलाकों में? हर जगह लोग हमें एक उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। एक फ्रेश हवा का झोंका होता है ना, जैसे बारिश आने वाली है और उस टाइम ठंडी ठंडी हवा चलती है, फ्रेश हवा का झोंका आता है। ऐसे ही भारतीय राजनीति के अंदर आम आदमी पार्टी का प्रवेश है, एक फ्रेश हवा का झोंका है। वो झोंका क्या मानस को इतना जल्दी बदल देता है? 6 महीने पहले आपने ताल ठोकनी शुरू की, 6 महीने में क्या तैयारी हो जाती है? कह नहीं सकते कहीं भी। जैसे दिल्ली में जब हम पहली बार चुनाव लड़े थे, ये अजूबा ही था कि एक नई पार्टी बनी और 1 साल के अंदर सत्ता में आ गई। पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ। और फिर दूसरे चुनाव में 70 में से 67 सीट आ गई, पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ। कमाल ही था। तो मैं तो ये सोचता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये किसी ना किसी दैवी शक्ति या डिवाइन फोर्स हमारे साथ है जो हमारी मदद कर रही है और हमें निमित्त बनाया है इस पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए। राजनीतिक तासीर नहीं थी, वो डीएनए नहीं था। लोग अब ये कहते हैं नाउ यू आर अ पॉलिटिशियन पार एक्सीलेंस। पता नहीं कौन कहते हैं, मेरे को तो राजनीति आती नहीं है, राजनीति करनी नहीं आती मेरे को। राजनीति उन लोगों को आती है। मेरा आप कोई भाषण उठा के देख लो, मैं लोगों को यही बोलता हूं कि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं।
इंजीनियर हूं, देशभक्त हूं। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, सड़कें बनानी आती हैं, बिजली समझ में आती है, बिजली ठीक कर दूंगा मैं सोलर एनर्जी अच्छी कर सकता हूं, मैं ये सारे काम। राजनीति चाहिए तो उनके पास चले जाओ, वोट उनको दे देना। जिस जिसको गाली गलौज चाहिए, जिस जिसको भ्रष्टाचार चाहिए, जिस जिसको लड़ाई झगड़ा चाहिए, जिस जिसको गंदगी चाहिए, उनके पास चले जाओ। जिसने अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हैं, अस्पताल बनवाने हैं, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, मेरे पास आ जाओ, मैं करा दूंगा। ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं, देखिए आज की तारीख में भारतीय राजनीति का एक स्वरूप बदल गया है, संसदीय प्रणाली है, पर दरअसल आजकल चुनाव हो गए हैं प्रेसिडेंशियल, चेहरे के नाम पर चुनाव। आम आदमी पार्टी जो जीती है, आप कहेंगे, आप इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, पर मैं ये मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा एक बड़ा फैक्टर होता है आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने में। तो 2024 की जो ये लड़ाई है, एक तरफ तो आपको चेहरा मालूम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, विपक्षी खेमे में चेहरे की दरकार, क्या ये दरअसल सबसे बड़ा सवाल है जिसको टैकल करना है विपक्षी खेमे को? 130 करोड़ लोगों का देश है। अगर लोगों को लगेगा कि मोदी जी उन्हें स्वीकार्य नहीं है, तो ये 130 करोड़ लोग अपने में से किसी ना किसी को भेज देंगे, आप चिंता मत करो। और अगर उन्हें लगेगा कि मोदी जी स्वीकार्य हैं, तो मोदी जी को वोट दे देंगे। जनतंत्र की खूबसूरती ये है, अपने आप को इतना बड़ा मत समझो कि मेरी जिम्मेदारी हो गई अब एक और नेता तैयार करने की। 130 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है एक नए नेता को आगे लाने की। और भरोसा रखो, मुझे लोगों पे बहुत भरोसा है, अगर जिस दिन उनको मोदी जी स्वीकार्य नहीं होंगे, ये लोग अपने आप अपने लिए एक नया नेता तैयार कर लेंगे। बहुत से राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, और आप जहां आपने कांग्रेस को कमजोर किया, नेस्तनाबूद किया दिल्ली में, कांग्रेस को सत्ता से हटाया पंजाब में, गुजरात में आप कांग्रेस का नुकसान ज्यादा करेंगे बीजेपी के बजाय। अच्छा एक चीज बताओ, 27 साल से कांग्रेस का कोई वजूद नहीं था गुजरात के, हमने किया था? हम तो अभी अभी आए हैं, नए नए हैं। 27 साल से कांग्रेस सत्ता में क्यों नहीं आई? अब कह रहे हैं कि केजरीवाल हमारे वोट काट रहा है, केजरीवाल हमारे वोट काट रहा है। 27 साल से इसलिए नहीं आई, दोनों के बीच में अथाह प्रेम है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। जहां बीजेपी को जरूरत पड़ती है ये अपने एमएलए भेज देते हैं, जहां इनको जरूरत पड़ती है। तो एक वो कहानी है कि एक लड़का और एक लड़की है, दोनों में प्यार हो गया, तो छुप छुप के मिलते थे, समाज का डर था, तो छुप छुप के मिलते थे। जब बात फैल गई, तो जब बात फैल गई, लोगों ने उनसे पूछा, तो बोले नो वी आर जस्ट फ्रेंड्स, कहते हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इन दिनों रात को 12 बजे मीटिंग्स होती हैं गुजरात के अंदर कि ये केजरीवाल को निपटाओ, साथ मिलके जो भी करो। रात को 12 बजे मिलते हैं ये लोग, और बात फैल गई है। अब मेरा इनको कहना है कि अब शादी कर लो यार, ज्यादा दिन डेटिंग अच्छी नहीं है, अब कर लो शादी, सबको पता चल गया। पर आप किसकी गर्लफ्रेंड हैं या बॉयफ्रेंड किसके हैं? मैं जनता की गर्लफ्रेंड हूं। और बड़ा मजे की बात यह है कि गुजरात में सारे टीवी चैनलों पे मुद्दा होगा आम आदमी पार्टी। मान लो दिल्ली का शराब घोटाला डिस्कस हो रहा है, वहां पे हमें नहीं बुलाते चर्चा के लिए, हमारा रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होता, वहां पे बीजेपी और कांग्रेस ही होते हैं। बीजेपी ने सारे चैनलों को धमकी दी है कि अगर आम आदमी पार्टी वालों को बुलाओगे तो हम डिबेट में नहीं आएंगे, हम केवल कांग्रेस के साथ डिबेट करेंगे। कांग्रेस ने धमकी दी है कि हम आम आदमी पार्टी वालों को बुलाओगे तो नहीं आएंगे, हम केवल बीजेपी के साथ डिबेट करेंगे। क्या प्यार है यार दोनों के बीच में। दोनों कह रहे हैं हम एक दूसरे से डिबेट करेंगे, ये केजरीवाल कबाब में हड्डी है हमारे। तो देखिए अभी भी वो सवाल मेरा बना हुआ है, इस प्रेम कहानी में आप कहां हैं? एक तोता भी है, मैना भी है, आप हमारा प्यार जनता के साथ है, बीजेपी और हमें जनता प्यार करती है, जनता आपको प्यार करती है। एक बात और मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि आज आपके चेहरे पर वो तनाव या कुछ थकान भी पहले दिखाई देती थी, खांसी भी, और स्कार्फ आपके साथ जुड़ गया था। बदले बदले अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं। नहीं, वो आजकल मैं एक डाइट प्लान कर रहा हूं, मेरा शुगर काफी बीच में बढ़ गई थी, इंसुलिन बढ़ गया था, तो वो डायबिटिक रिवर्सल का प्रोग्राम है एक, तो मेरी डाइट काफी ज्यादा कंट्रोल में है, उस वजह से हो सकता है उसका असर दिखाई दे रहा हो। मेरा वेट भी लॉस हुआ है थोड़ा। हाँ, वेट भी लॉस हुआ है, बीच में तो थोड़ा पेट छोड़ गए थे मेरी तरह आप।
अच्छा, अब क्योंकि आप बाकायदा लिखकर भी दे देते हैं चुनाव से पहले कि क्या होने वाला है, पंजाब में आपने किया था, तो पहले एमसीडी में 250 सीटों में से आप कितनी सीट जीत रहे हैं? देखिए, मेरा अनुमान ये है, बाकी तो जनता है, जनता जनार्दन है, मेरा अनुमान ये है कि 20 से कम सीट आएंगी इसकी, बीजेपी की। और कांग्रेस की तो लगता नहीं, 2-3 अगर हो तो 20 से नीचे सीटें, मतलब आप 225 के करीब बिल्कुल की ताल ठोक रहे। 225-230 के करीब आम आदमी पार्टी। और गुजरात में हमारी सरकार बननी चाहिए, ऐसा लगता है। यानी कि 90-91 आपसे एक क्वेश्चन ही पूछता हूं मैं, अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं, आप बीजेपी को वोट क्यों दें? एक कारण बता दीजिए। और आप आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दें? बिजली फ्री हो जाएगी, फायदा होगा। बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनेंगे, फायदा होगा। हर महिला को 1000-1000 रुपए मिलेंगे, फायदा होगा। तो हमको वोट देने से तो 30,000 रुपए महीने का फायदा, बीजेपी को वोट देने से कोई फायदा नहीं, वैसे ही ढर्रा चलता रहेगा। आखिरी सवाल, जब आपने एक लंबा दौर गुजारा, समाज सेवा का, आंदोलनकारी भी थे, काफी आक्रामक भी थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी, और उसमें एक शब्द था जो आम जनता के, आम आदमी के जहन में चस्पा हो गया था, वो था लोकपाल। लोकपाल का क्या हुआ? हमने दिल्ली के अंदर एक लोकायुक्त ऑलरेडी पहले से था, लेकिन इस सशक्त लोकायुक्त बिल जैसे ही हमारी सरकार बनी थी हमने पास किया था, उसको ऊपर उन लोगों ने मंजूरी नहीं दी, वहां पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। और देश के अंदर लोकपाल बन चुका है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। मैं वही जानना चाह रहा हूं, क्योंकि वो जो लड़ाई अभी अधूरी है, क्या आप ईमानदारी से ये बात मानते हैं? इशू केवल लोकपाल का नहीं है, इशू समाज से भ्रष्टाचार खत्म करने का है। उसमें आम आदमी पार्टी ने उम्मीद दी है। पंजाब के अंदर हमारा एक मंत्री कुछ गड़बड़ कर रहा था, अभी की नहीं थी, भगवंत मान साहब को पता चल गया, मीडिया को भी अभी नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था, उन्होंने अपने ही मंत्री को उठा के जेल में डाल दिया। कौन करता है आजकल इस कलयुग पर आपका एक मंत्री जेल में है, उसे हटाते नहीं है आप? उसे नहीं हटाएंगे, क्योंकि वो नहीं हटाएंगे, वो गलत केस में है। वो बिल्कुल आप तय करेंगे कि न्यायालय तय करेगा? न्यायालय तय करे। जिस दिन न्यायालय ने कह दिया गड़बड़ कर रहा है, हम हटा देंगे। पर थोड़ा नहीं, ये पैमाने फर्क हो गए ना फिर। एक मिनट, मैं भी तो सोचने समझने वाला इंसान हूं। जनता ने मुझे वोट दिया, मुख्यमंत्री बनाया, भगवंत मान को वोट दिया, मुख्यमंत्री बनाया। एक निर्णय पहले हम लेते हैं, प्राइमा फेसी। हम देखते हैं कि इस बंदे ने गड़बड़ तो नहीं की। अगर गड़बड़ की तो फिर हम ये नहीं देखते कि विपक्ष ने मुद्दा उठाया या मीडिया ने उठाया, फिर हम उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। लेकिन विपक्ष आपके ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है, रोज झूठे आरोप लगा रहा है। इस वजह से मैं मनीष सिसोदिया को भी हटा दूं, इसको भी हटा दूं, गोपाल राय को भी हटा दूं। 167 केस कर दिए, फिर तो मैं सारे एमएलए को ही निकाल देता अपनी पार्टी से, और सारे केस फर्जी। तो फिर ऐसे तो नहीं हटाऊंगा मैं, ऐसा पागल भी नहीं हूं। थोड़े हैं, थोड़े पागल हैं पर इतने पागल नहीं है। बिल्कुल। तो अरविंद केजरीवाल वक्त निकाला, और आजकल जो दिल्ली टू गुजरात हो रहा है, उसमें हमें इतना वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो यहां पर ताल ठोकी जा रही है एमसीडी चुनाव के लिए भी, गुजरात के लिए भी। क्या विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी आएगी, या इट फ्लैटर्स टू डिसीव ऑल्सो की बड़े गाजे बाजे के साथ एंट्री की, पर उस एंट्री को मुकम्मल करने के लिए क्या वक्त लगेगा, और 2024 की राजनीति में अरविंद केजरीवाल अपने आप को कहां पाते हैं? साफ कर दिया है कि इन मुद्दों पर अगर विपक्ष एकजुट होने को तैयार है तो वो उसका अहम हिस्सा बनने को भी तैयार है। तो बहुत कुछ होने वाला है अगले 1.5 साल में। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।